आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट का है, यानी फर्स्ट वॉल्यूम का पार्ट है। तो ये आपकी एक सेपरेट यूनिट है 12th स्टैंडर्ड में, और इसका यूज ग्रेजुएशन में भी है और आगे सीए लेवल, सीएमए, सीएस सभी जगह जो है ये आपका टॉपिक आता है। तो ध्यान से देखना है इस टॉपिक के बारे में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, दे प्रोवाइडेड सर्विसेज, जो सर्विसेज देती हैं किसके लिए भाई? सर्विस तो सभी दे रहे हैं, फॉर वेलफेयर। तो वेलफेयर के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और किसी तरह का आपसे प्रॉफिट भी नहीं कमाती। डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट, किसी तरह का आपसे प्रॉफिट नहीं कमाती और सर्विसेज देती हैं किसके लिए? वेलफेयर के लिए। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, टेंपल की बात की जाए, मंदिर। मंदिर एक आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मंदिर आपके प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं काम? नहीं। इसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लाइक कोई स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब भी आपके किसमें आते हैं? स्पोर्ट्स क्लब भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। तो इस तरह से आपके सारी चीजें से हॉस्पिटल, ये सब आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है पॉइंट कि सर ये तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाते हैं, जिन जिन के नाम आपने बताए हैं यही सारे क्या करते हैं? प्रॉफिट भी कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने का अलग वे होता है इनका, जो कि इल्लीगल वे में आता है। तो अगर हम उसके हटकर बात करें तो ये आपका प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते, ये वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। स्कूल्स वाले जो पैसा कमाते हैं वो आपका गलत वे में कैसे कमाते हैं? आपसे डोनेशन ले लेते हैं, तो डोनेशन का आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते, किसी तरह की स्लिप प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपके ब्लैक मनी के ओर में चली जाती हैं। तो मैं इन बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। इनको हटकर देखा जाए तो हॉस्पिटल कहता है कि मैंने भैया नर्सेस को, डॉक्टर्स को, इक्विपमेंट्स पे पैसा लगा दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हमने वेलफेयर पे लगा दिया। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं वो आपके सर्विसेज देती हैं आपको वेलफेयर के लिए, और साथ में किसी तरह का प्रॉफिट आपसे नहीं कमाती। राइट? अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन से यहाँ पे लेजर मेंटेन किए जाते हैं। तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप दो लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बिल्कुल किसकी तरह बनाया जाता है? एज ए कैश बुक। यानी जो नेचर कैश बुक का है, कैश आएगा और जाएगा, वही सेम आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है। तो यहां पे हम इसको बोलेंगे, ये आपका नेचर भी क्या है इसका? रियल अकाउंट। आपके तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट के अंदर आपका लाई करेगा, क्योंकि कैश से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आती हैं, कैश आएगा, कैश जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो आपका रियल अकाउंट है। वन मार्क का क्वेश्चन बनता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट का। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो आपके एज ए किसकी तरह बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो आपकी 11th स्टैंडर्ड में किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है। तो सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी इसी बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम ही होता है, एज मतलब इसी की तरह होता है। और ये आपका जो है नॉमिनल अकाउंट है इसका नेचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे दो तरह के लेजर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और इसको देखकर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। बाकी वैरायटी सारे तरह के क्वेश्चंस की है। तो फिलहाल आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या चीज बनाई जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो आपके थे लेजर। इसके बाद में बात की जाए तो आपके स्टेटमेंट बनाई जाती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट बताती है जो। तो यहाँ पे दो तरह की बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसका नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट
एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है आपकी यहाँ पर इक्वल नहीं होती, यहाँ से कोई बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है। लाइक आपको बताते हैं एसेट्स, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स आपको पता है सारे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैंक, सारी एसेट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगी। एसेट्स में से आप लायबिलिटी लेस करेंगे तो आपको क्या आएगा पोर्शन, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कैपिटल फंड। ये अकाउंट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आपके बैलेंस नहीं होती, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है। उस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है, कैपिटल फंड। अगर बाय चांस आपके एसेट साइड में बैलेंस आ रहा है तो आप इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, राइट। या तो आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकलेगा या फिर आपका बैलेंसिंग फिगर डेफिशिएंसी निकलेगा। देन इसके बाद आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे वो आपकी प्रॉपर बैलेंस होगी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये आपकी प्रॉपर बैलेंस होगी। ये बैलेंस नहीं होती है, इसके फिगर्स यहां से यहां पर आते हैं। कैपिटल फंड यहां से ट्रांसफर होकर आपका लायबिलिटी में आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की, और इसके अंदर जहां पे आप पहले कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया करते थे, नेट प्रॉफिट की जगह आपका यहां पे आएगा सरप्लस, और नेट लॉस की जगह आपका आएगा डेफिसिट। और ऐड लेस करने के बाद ये आप अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस प्लस होगा और डेफिसिट माइनस होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं कर सकते, इनके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। अगर डेफिशिएंसी आता है तो आप उसको असेट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। और ये आपकी बैलेंस शीट जो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाएगी, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होगी यानी बैलेंस नहीं होगी, यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे, या तो कैपिटल फंड होगा या अदरवाइज डेफिशिएंसी होगी। कैपिटल फंड ट्रांसफर टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये इनर कॉलम में लिखना है आपको क्योंकि इसके अंदर अमाउंट कुछ ना कुछ एडलेस होगा, सरप्लस प्लस होगा और डेफिसिट आपका माइनस होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई जाएगी। देन इसके बाद मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो फॉर्मेट की बात करते हैं कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट की। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में जो आपके ओपनिंग बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड है, ओपनिंग बैलेंस आपका यानी टू बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी होता है वो आपका कैश का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, एफडी के बैलेंस हो सकता है यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये आपके हो सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो। और इन्हीं के ही आपके क्लोजिंग बैलेंस भी होते हैं, बाय बैलेंस सीडी, कैश का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है और आपकी एफडी का भी पॉइंट हो सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे कोई भी रिसीव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट, तो आप यहाँ डेबिट साइड डालेंगे, यहाँ पे कोई भी रिसीव होगा तो आप सब चीज डालेंगे। लाइक मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बाकी रिसीव होने वाली चीजें अपने आप ही पता लग जाती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन। अभी आपको सब्सक्रिप्शन का मीनिंग नहीं पता है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है, एंट्रेंस फीस रिसीव होती है, लाइक डोनेशन रिसीव होगी। तो जो भी रिसीव्ड होता है वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा आपके। इसके अलावा जो भी पेमेंट करते हैं आप, लाइक सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, बाय सैलरी, बाय वेजेस पे कर रहे हैं, बाय आप किसी को भी कोचेस को सैलरी दे रहे हैं या कैरेज दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, कोई भी एनी टाइप ऑफ पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी आप पेमेंट कर दी आउटस्टैंडिंग नहीं, जो भी आपने पेमेंट की वो सब पेमेंट साइड में आ जाएगा। जो भी रिसीव किया वो आपके रिसीव साइड में, ये ओपनिंग बैलेंस और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद बात की जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ये आपका रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट था। इसके बाद बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बड़ा लॉजिक वाला पॉइंट है। तो डेबिट साइड जो है वो आपकी एक्सपेंडिचर के अंदर आती है एंड क्रेडिट साइड जो है आपके वो इनकम के लिए आती है,
राइट। ये आपका फॉर्मेट बन गया एक्सपेंडिचर, ये आपकी इनकम। तो यहाँ पे किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं? एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल नेचर के भी होते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लाइक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके सब असेट्स में जाते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके रिवेन्यू नेचर के होते हैं, राइट। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, चाहे वो आपने पे किए हो, चाहे वो आपको पे करने बाकी हो यानी पेबल हो, दोनों तरह के अमाउंट आएंगे, बट होने चाहिए आपके करंट ईयर से रिलेटेड। यानी कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होगा तो करंट ईयर का होना चाहिए, चाहे पेड हो चाहे वो आपका पेबल हो, राइट। इसके बाद में बात की जाए इनकम कौन सी होगी आपके? रिवेन्यू इनकम, यानी कि जो आपके जिस आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उससे रिलेटेड आपकी इनकम होनी चाहिए, वो भी चाहे आपकी रिसीव हो चाहे आपकी रिसीवेबल हो, यानी मिलनी बाकी हो या मिल गई हो, दोनों तरह के आइटम्स यहाँ पे शो किए जाएंगे। और यही रीजन होता है कि आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं, क्योंकि पेबल है और ये पेड है तो दोनों का ऐड किया जाता है, तो आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर होगा करंट ईयर का होना चाहिए। रिवेन्यू इनकम भी आपकी करंट ईयर की होनी चाहिए। देन उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लिखा करते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे सरप्लस वर्ड यूज करना है। और क्रेडिट साइड में अगर आपका बैलेंस शीट फिगर आता है तो आप इसको डेफिसिट वर्ड यूज करेंगे। डेफिसिट मतलब घाटा, सरप्लस मतलब आपके पास कुछ बच गया, राइट। और ये सरप्लस आपका कैपिटल फंड के अंदर आपको देखा होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर मैंने सरप्लस को ऐड किया है और डेफिसिट को माइनस किया है। कोई भी एक टर्म यहाँ पे यूज होगी, एक टर्म बैलेंस शीट फिगर निकलेगी और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड या माइनस करेंगे, राइट। तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें